गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है आज की क्लास में। आज हम सब तीसरे यूनिट जो फर्स्ट पेपर का तीसरा यूनिट है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि उस यूनिट में हम सबको क्या क्या पढ़ना है। पहले उसके बारे में जान लेते हैं और फिर उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर इस क्लास के बाद मैं C-TET का क्लास जो कल स्टार्ट किया था बाल विकास की अवस्थाएं, उसमें शैशवावस्था हो गया था, तो आज बाल्यावस्था पे हम सब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे जो तीसरे यूनिट में है क्या पढ़ना है। जो हमारे B.Ed सेकेंड सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है उसका तीसरा यूनिट में क्या पढ़ा? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड यानी केंद्र के द्वारा जो प्रायोजित है, इंटरवेंटिंग एज अदर इंस्टीट्यूशंस फॉर स्कूल एजुकेशन, यानी केंद्र के द्वारा जो प्रायोजित केंद्र के द्वारा प्रायोजित जो है इंस्टीट्यूशन, जो संस्थान है, जो स्कूली शिक्षा के लिए कैसे वो मदद कर रहे हैं, समानता, गुणवत्ता एवं धारणा को वो कैसे बढ़ा रहे हैं। तो इसके विषय में इस यूनिट में हम सब पढ़ेंगे। तो इस यूनिट में जो ए भाग में है, जो ये तो मेन हेडिंग हुआ, उसमें ए भाग में क्या पढ़ना है? ए भाग में पढ़ना है दी इंस्टीट्यूशन, यानी केंद्र के द्वारा जो गठित है नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के विषय में उसके योगदान क्या है, किन उद्देश्यों को लेकर उनकी गठन की गई है और ये स्कूल शिक्षा को संचालन करने के लिए वो कितने कारगर साबित हुए हैं। तो केंद्र के द्वारा प्रायोजित 3 संस्थाएं के बारे में इस यूनिट में पढ़ना। सबसे पहले नवोदय विद्यालय के बारे में पढ़ना है, फिर केंद्रीय विद्यालय के बारे में पढ़ना है और NIOS के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के विषय में उसका संचालन कैसे होता है, गुणवत्ता कैसी है, समानता के मुद्दे, उद्देश्य और स्कूली शिक्षा में उनका क्या योगदान है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो ये आपका सिलेबस हो गया। इसके विषय में हम सब अगले क्लास में चर्चा करेंगे। परंतु कल जो क्लास में मैंने आपको C-TET से संबंधित एक क्लास लिया था जो बाल विकास की अवस्था, उसमें एक अवस्था के बारे में आप सबको बताया जा चुका है, शैशवावस्था। आज हम पुनः दूसरी अवस्था की चर्चा करेंगे, बाल्यावस्था का। तो जैसा कि कल पिछली क्लास में हम सब शैशवावस्था के बारे में पढ़ चुके हैं, शैशवावस्था की विशेषता क्या क्या होती है और शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो आज हम सब चलते हैं इस क्लास में बाल्यावस्था। तो कल आप सबसे मैंने विभिन्न जो मित्र हैं हमें एक सुझाव दिए थे कि सर थोड़ा सा बोर्ड को बड़ा कर दीजिए, बोर्ड बड़ा करिए, जो दिखाई नहीं पड़ रहा, जो बोर्ड पे जो लिखा जाता है वो छोटे अक्षरों में लिखा जा रहा है, उसे दिखाई नहीं पड़ रहा। तो आप सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में, तो अभी तो बड़ा बोर्ड को लाना संभव नहीं है। तो फिलहाल इसी बोर्ड पे मैं आप सबको बड़े अक्षरों में ऐसा लिखूंगा कि आपको स्पष्ट रूप से दिखे। तो अभी संसाधनों के अभाव में मैं अपनी क्लास को इसी के द्वारा संचालित कर रहा हूं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि आप सबको थोड़ा कष्ट हो रहा है आपको पढ़ने में, परंतु क्या किया जाए, लॉकडाउन में घर में रहें, सुरक्षित रहें, और इसके कारण मैं बड़े ब्लैक वाइट बोर्ड का ये व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं इसी बोर्ड के सहारे अपनी क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिए, कल मैंने जैसा कि शैशवावस्था के बारे में पढ़ चुके हैं कि उसकी विशेषता क्या होती है। तो स्टूडेंट, आप सबसे एक प्रश्न है कि शैशवावस्था, जैसा कि आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, इस चैप्टर विकास की जो अवस्था है, सिद्धांत है, उसके इस चैप्टर को खत्म होने के बाद आपको एक प्रश्नों की श्रृंखला दी जाएगी। उस प्रश्नों को आपको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करके उसका PDF मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा और आप सॉल्व करके हमें भेज सकते हैं। उसको मूल्यांकन करने के बाद ये पता चलेगी कि आप के मेरे द्वारा जो क्लास लिया जा रहा है वो आपको कहाँ तक आप उसमें सक्षम हो पा रहे हैं, कहाँ तक उस विषय वस्तु को आप समझ पा रहे हैं, आपके अंतर्मन को वो
मतलब कहाँ तक वो प्रेषित हो रहा है, पहुँच पा रहा है कि नहीं, जो मैं बताना आप सबको चाह रहा हूँ वो आप सबको स्पष्ट हो रहा कि नहीं। तो इसी क्रम में मैं आगे चलता हूँ कि बाल्यावस्था के विषय में हम सब चर्चा करते हैं। तो बाल्यावस्था की जो अवधि होती है 6 से 12 वर्ष की अवधि होती है। जैसा कि शैशवावस्था में क्या देखें कि 0 से लेके जन्म से लेके 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। अब बाल्यावस्था की अवस्था शुरू होती है 6 से 12 वर्ष तक, तो 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं भी है। तो बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से आपके जीवन का निर्माण हो जाता है। यानी आप भविष्य में आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, बौद्धिक स्तर कैसा होगा, शारीरिक संरचना कैसा होगा, सब कुछ यहीं से मतलब पता चलने लगता है। तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, जीवन का निर्माण काल की अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। जीवन का निर्माण, आपने भविष्य में जीवन का निर्माण किस रूप में करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसे निर्माण काल कहा जाता है। इसे स्मार्ट एज या डर्टी एज भी कहा जाता है। बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है, स्मार्ट एज, स्मार्ट एज, स्मार्ट एज या डर्टी एज, डर्टी एज। बाल्यावस्था को भी 2 नामों से जाना जाता है, स्मार्ट एज और डर्टी एज। स्मार्ट एज कहने का तात्पर्य क्या है कि इस अवस्था में बाल्यावस्था में बच्चे जो भी काम करते हैं स्मार्टली करते हैं, मतलब बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। जो उनको बताया जाता है वो सही मान के उसी कार्य को आगे करते हैं, लगन से करते हैं, उसमें सृजनात्मकता उत्पन्न होती है। और डर्टी एज कहने का मतलब कि इस आयु में बच्चे अपने बच्चों के समूह के साथ खेलते हैं, वो इतने खेलने में मग्न होते हैं कि वो अपने कपड़े गंदे हो जाएं, शरीर का अंग गंदा हो जाए, उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं, केवल खेलने कूदने और जो भी कार्य में वो मग्न हो जाते हैं वो दिल से करते रहते हैं। वो धूल कण मिट्टी को ना देखते हुए अपने कार्य को नियंत्रण उसी में करते रहते हैं। जैसे कोई बच्चा जो अगर इस एज में अपने साथियों के साथ जब खेलना आरंभ करते हैं तो किसी का नहीं सुनते, बस खेलते ही जाते हैं। धूल कण हो, कहीं खेत खलियान, सभी जगह वो खेलने से परहेज नहीं करते, या जो वो कार्य करते हैं वो करते ही रहते हैं। तो हम इसके आगे चलते हैं तो इसकी विशेषता के बारे में चर्चा करते हैं कि वो बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषता है। तो पहली विशेषता को मैं चर्चा करता हूँ। तो पहली विशेषता क्या है बाल्यावस्था का, कि शारीरिक मानसिक विकास। तो देखिए पहली विशेषता क्या है इसमें कि शारीरिक मानसिक विकास में धीमापन आ जाता है। जैसा कि शैशवावस्था में जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है बहुत तीव्र गति से होता है, परंतु बाल्यावस्था में ये इसमें थोड़ा सा धीमापन आ जाता है। यानी पहला क्या होता है कि शारीरिक और मानसिक विकास में, शारीरिक व मानसिक विकास में धीमापन आ जाता है। यानी कि जो शैशवावस्था में बहुत तीव्र गति से शारीरिक और मानसिक विकास होता है, परंतु यहाँ आते आते सामाजिक और मानसिक का जो विकास की गति होती है उसमें थोड़ा सा कमी आ जाती है, यानी धीमापन आ जाता है। और अब दूसरी विशेषता की ओर चलते हैं। दूसरी विशेषता क्या है कि सामाजिक विकास होने लगता है। देखिए कि इस अवस्था में बालकों का
मतलब बच्चों का सामाजिक विकास होना शुरू हो जाता है। जैसा कि शैशवावस्था में केवल उसका मानसिक और शारीरिक विकास होता है और वो आत्म केंद्रित होते हैं, उनका सामाजिक विकास नहीं होता। लेकिन इस अवस्था में उनका सामाजिक विकास शुरू हो जाता है, धीरे धीरे उनमें सामाजिकता की बातें आने लगती है, क्योंकि इस अवस्था का बच्चा बहिमुखी हो जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ समूह बना के खेलता है और वो बहिमुखी हो जाता है। समाज के अंतर्गत किए गए क्रियाकलापों को, उसके अनुरूप अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है और एक खेल समूह को बना के उसका एक सक्रिय सदस्य बन जाता है और इसमें धीरे धीरे सामाजिक विकास होने लगता है। अतः इस अवस्था को गैंग एज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैंग एज। देखिए, बाल्यावस्था को गैंग एज भी कहा जाता है। देखिए, गैंग एज मतलब गैंग बनाना, जैसे खेल का गैंग बनाना, मित्रों का गैंग बनाना, यानी एक मतलब खेल ग्रुप वो बनाते हैं और उसके सक्रिय सदस्य बन जाते हैं और उनमें सामूहिकता की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी जो भी उनके दोस्त होते हैं वो बहुत ही पक्के होते हैं, उसकी मित्रता बहुत ही सुदृढ़ होती है और वो उसके सक्रिय सदस्य बन जाते हैं और उनमें सामूहिकता की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि एक गैंग में, जैसे अपराधियों का गैंग होता है, उसमें अपराधियों का गैंग, फिर खेल समूहों का गैंग, फिर बहुत सारे गैंग होते हैं। उससे अनुरूप इस मतलब गैंग का निर्माण वो करते हैं, जिसमें उनका जो प्रवृत्ति होती है सामूहिकता, यानी एक साथ रहने की प्रवृत्ति, किसी कार्य को मतलब उत्सुकता से करने की मतलब समूह की भावना, ये सब इस अवस्था में उत्पन्न होने लगती है, इसलिए इसे गैंग एज भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब अगली विशेषता क्या है कि इस अवस्था में नैतिक विकास भी शुरू हो जाता है। नैतिक विकास, यानी सामाजिक विकास के साथ साथ बाल्यावस्था में बच्चों में नैतिक विकास भी शुरू हो जाती है। बच्चे में अच्छे बुरे का बोध होने लगता है, यानी समाज के जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, उसके अनुरूप वो अपने व्यवहार को प्रदर्शित करने लगता है बाल्यावस्था में और उसमें नैतिक विकास होने लगता है। उससे ये आभास होने लगता है कि कौन सा कार्य बुरा है, कौन सा अच्छा है, किस कार्य को करने से हमें समाज में स्वीकृति मिलेगी और किस कार्य को करने से हमें समाज में तिरस्कार की सामना करना पड़ेगा। तो उसमें नैतिक विकास की बोध उत्पन्न होती है। रुचियों का पैटर्न विकसित होने लगता है। रुचियों का पैटर्न कहने का तात्पर्य क्या है कि वो कोई भी काम करता है तो अगर कोई खेलने में अगर उसकी अधिक रुचि हो गई तो उसी में उसका मतलब ध्यान लगा रहता। अगर किसी को पेंटिंग बनाने में रुचि उत्पन्न हो गई तो वो पेंटिंग बनाते रहता है। किसी को अगर अच्छी कविता सुनाने की रुचि हो गई तो वो उसका पैटर्न का विकास हो जाता। किसी को नृत्य करने का मतलब रुचि हो जाता तो उसी में वो अपने ध्यान को मग्न कर देता और इस पैटर्न को बदलना मुश्किल होता है। बाल्यावस्था में जो रुचियों का पैटर्न बालकों में विकसित हो जाता है उसे बदलना मुश्किल होता है। यानी इसीलिए कहा जाता है कि बाल्यावस्था जो होता है जीवन का निर्माण कार्य होता है। यानी बच्चों के रुचि अरुचियों का मतलब प्रभाव इसके भविष्य में पड़ता है कि बाल्यावस्था में उसकी क्या रुचि थी, किसमें रुचि थी, पढ़ने में रुचि थी, खेलने में रुचि थी, या पेंटिंग बनाने में, या डांसिंग में। तो इन सब रुचियों का एक पैटर्न विकसित हो जाता है और भविष्य में उसमें मतलब अंतः संबंधित हो जाता है। यानी वो भविष्य में उसके अनुरूप अपने मतलब कार्य को करता है रुचियों के अनुसार। अब देखिए अगले विशेषता की ओर चलते हैं। तो इस अवस्था में बच्चों में विभिन्न संवेगों का भी विकास होने लगता है।
विभिन्न संवेगों का विकास करने का तात्पर्य क्या है कि उनमें संवेग जो बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में जो नहीं होते, उसमें इस अवस्था में वो संवेग होने लगते हैं। बहुत सारे संवेगों का विकास होने लगता है। इसलिए कोल और ब्रूस ने इस अवस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। इन्होंने पहले क्या हुआ कि संवेगात्मक संवेगों का विकास, इस अवस्था में संवेगों का भी विकास होता है। इसलिए कोल और ब्रूस इसे क्या कहा गया है, कोल एंड ब्रूस ने इस अवस्था को क्या कहा गया, संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास विकास का अनोखा काल। जो मनोवैज्ञानिक हैं कोल एंड ब्रूस, उन्होंने इस अवस्था को संवेगात्मक विकास की अनोखी अवस्था की संज्ञा से इसे कहा, मतलब परिभाषित किया है कि बाल्यावस्था को। अब हम इसके अगले विशेषता की ओर चलते हैं। तो अगली विशेषता यह है कि इस अवस्था में बच्चों में संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखिए, संग्रह की प्रवृत्ति का तात्पर्य क्या है कि वो किसी चीज को स्टोरेज करना स्टार्ट कर देता है, जमा करना। जैसे कोई डाक टिकट मिला, या कोई फोटो मिला, या कोई सिक्का मिला, या कोई ऐसी वस्तु हो जो मतलब जो रेयर हो, जो मतलब बहुत कम मिलता हो, उसकी दृष्टि में, बच्चों की दृष्टि में कि वो वस्तु हमें आगे नहीं मिलेगा, तो उस वस्तु को वो स्टोरेज करना मतलब शुरू कर देता है। यानी इस अवस्था की सबसे बड़ी विशेषता क्या कि संग्रह की प्रवृत्ति, यानी किसी चीज को वो जमा करता है। जैसे पेन को जमा करेगा, पेंसिल को जमा करेगा, डाक टिकटों को जमा करता है, फोटो को जमा करता है, और उसमें रचनात्मक या सृजनात्मक की प्रवृत्ति पाई जाती है। रचनात्मक यानी किसी ऐसे चीजों को वो जमा करना स्टार्ट कर देता है कि जो दूसरे लोग नहीं सोच पाते हैं, बड़े लोग। तो उसमें यहीं से सृजनात्मकता उसके बौद्धिक अवस्था में आना शुरू हो जाता है। और कहा ये मूल प्रवृत्ति इस अवस्था की विशेषता है, यानी संग्रह की प्रवृत्ति। हम आगे अगले विशेषता की ओर चलते हैं। तो अगला विशेषता क्या है कि बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रबल पाई जाती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रबल पाई जाती है। यानी बच्चे इसमें बहुत जिज्ञासु हो जाते हैं। किसी भी मतलब कार्यों के पीछे होने वाले तथ्यों, मतलब तर्क बहुत ही करते हैं। किसी प्रश्न को, किसी चीज को देखते हुए उसका तर्क करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होने पे क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ। यानी उसमें किसी मतलब चीजों के प्रति उनमें जिज्ञासा उत्पन्न होती, प्रबल होती। वो जानना चाहते हैं कि वो चीज आखिर क्यों हो रहा है, और इसका परिणाम क्या होगा, और वो कैसे होगा। आगे अगर ये चीज नहीं हुआ तो वो कैसे होगा, वो हो गया तो ये कैसे हुआ। यानी वो अपने बड़ों से, शिक्षकों से या अभिभावकों से वो प्रश्नों को पूछते हैं। जिज्ञासा, उनमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत होती है किसी चीज को जानने के प्रति। अब अगली विशेषता की ओर चलते हैं कि बच्चों में आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति पाई जाने लगती है। वह अपना कार्य स्वयं करने लगता है, यानी आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति।
बच्चों में आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। यानी बच्चे सब मतलब अपना काम स्वयं करने लगते हैं। जैसे अपने खाना अपने से स्टार्ट कर देते हैं, नहाना धोना या नित्य क्रियाएं जो हैं वो अपने से करना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा भी और बहुत से कार्य खुद से करना शुरू कर देते हैं, इसलिए उनमें आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। तो अगले विशेषता की ओर हम सब चलते हैं। तो अगली विशेषता क्या है कि बाल्यावस्था में बच्चों का जो काम प्रवृत्ति होता है उसमें मल मूत्र त्यागने में आनंद की अनुभूति होती है। जैसा कि जो शैशवावस्था में जो काम की प्रवृत्ति न्यूनतम होती है, यानी बाल्यावस्था में इस अवस्था में काम की प्रवृत्ति न्यूनतम होती है, जहाँ शैशवावस्था में काम की प्रवृत्ति क्या होती है उसने के द्वारा अभिव्यक्त होती है, यानी लिबिडो, यानी फ्राइड ने उस क्रिया को क्या कहता है, लिबिडो। और वही बाल्यावस्था में ये काम प्रवृत्ति न्यूनतम हो जाती है और इसे बच्चों को मल मूत्र त्यागने में आनंद महसूस करते हैं। यानी ये भी महत्वपूर्ण विशेषता है कि बाल्यावस्था की कि इस अवस्था के बच्चे जो मल मूत्र त्यागने में अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। अब अगली विशेषता की ओर चलते हैं। जो अगली विशेषता है कि बच्चों में पर्यावरण के प्रति चेतना विकसित होने लगता है। पर्यावरण के प्रति चेतना, यानी इस बाल्यावस्था में बच्चों का पर्यावरण के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है, चेतना उत्पन्न हो जाता है। वो जान जाते हैं कि मतलब पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करना है। बच्चों शिक्षक के द्वारा या बड़ों के द्वारा जो भी बताया जाता है उसके द्वारा उनमें चेतना उत्पन्न हो जाती है कि हमारे पर्यावरण को कैसे सही रखना है, किस क्रिया के द्वारा पर्यावरण को हम सब सुरक्षित रख सकते हैं। यानी उनमें पर्यावरण चेतना की भी मतलब प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है। तो ये तो बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता था। तो इसमें मुख्य विशेषता में ये रहेगा कि इनमें सबसे बड़ी विशेषता की संग्रह की प्रवृत्ति हो जाती है, यानी किसी चीज को जमा करने स्टोरेज करने की प्रवृत्ति। दूसरा क्या है कि इस अवस्था में मल मूत्र त्यागने में आनंद महसूस करते हैं बच्चे। फिर और दूसरी अगला विशेषता क्या है कि पर्यावरण के प्रति जागरूक हो जाते हैं और इस अवस्था में बच्चे आत्मनिर्भर भी हो जाते हैं। आत्मनिर्भर होने का तात्पर्य है कि वो अपने कार्य को, तो हम बाल्यावस्था में आगे चलेंगे तो इसका देखेंगे कि शिक्षा का स्वरूप क्या है, बाल्यावस्था में कैसे शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को। तो सबसे पहले क्या है कि पहला कि बाल्यावस्था में जो होता है, शैशवावस्था में भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है, लेकिन भाषा का विकास विस्तार किसमें होता है, बाल्यावस्था में होता है। यानी शैशवावस्था में हम सब क्या देखें कि भाषा का विकास तो बहुत तेजी से होता है, लेकिन इसका विस्तार बाल्यावस्था में भी बहुत तेजी से होता है। अर्थात इस अवस्था में शिक्षा में विकास, भाषा विकास पर विशेष बल देना चाहिए। यानी बाल्यावस्था के बच्चों को मतलब शिक्षा के रूप में जब शिक्षा दी जाए तो उस पे भाषा विकास पे विशेष बल देना चाहिए, क्योंकि ये इसी के द्वारा आधार स्तंभ बाल्यावस्था को ही माना जाता है कि बच्चों के भाषा शैली और अन्य विषयों को कैसे वो किस रूप में देखता है, कैसे उसका विकास होता है। यानी अगर इस अवस्था में भाषा पे विशेष बल दिया जाए तो बच्चों की भाषा शैली बहुत अच्छी हो जाती है। अब देखिए दूसरी जो शिक्षा का दूसरा स्वरूप क्या है कि रचनात्मक प्रवृत्ति की शुरुआत इस अवस्था में हो जाती है। रचनात्मक और सृजनात्मक, रचनात्मक और सृजनात्मक एक ऐसी प्रवृत्ति है जो बच्चों के विकास में बहुत ही योगदान देती है। तो इस अवस्था में बच्चों में रचनात्मक की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है, इसलिए बच्चों को रचनात्मक कार्यों के द्वारा सिखाना अधिक लाभदायक हो सकता है। रचनात्मक कार्यों को जैसे खेल के विधि के द्वारा या मतलब पर्यटन विधि के द्वारा या कोई प्रोजेक्ट ऐसा देके सिखाया जाए जिसमें बच्चे अधिक से अधिक बच्चों को लाभ होगा। जैसे रचनात्मक कार्य, जैसे बच्चों को अगर
बीजों के बारे में अगर बताया जाता है तो शिक्षक के द्वारा ऐसा अगर गृह कार्य दिया जाए कि बच्चों को कहा जाए कि विभिन्न बीजों को मतलब इकट्ठा करके आपको लाना है अपने पाठ्य पुस्तक में, अपने जो पुस्तिका होती है उसमें चिपका के, जो मतलब सही ओरिजिनल वास्तविक जो बीज होते हैं उसको अपने कॉपी में चिपका के लाना है और उसका नाम लिख के लाना है। तो इन सब कार्यों में बच्चों की अधिक रुचि उत्पन्न होगी, रचनात्मक कार्यों की करने की प्रवृत्ति उसमें बढ़ती है, वो इसे अच्छे ढंग से करेंगे और जल्दी सीख जाएंगे। यानी बच्चों को रचनात्मक क्रिया के द्वारा उन्हें सिखाना चाहिए। अब देखिए अगला शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए कि देखिए इस अवस्था में बच्चों में सामूहिकता की भावना विकसित हो जाती है, गैंग एज होता है। तो बच्चों को सिखाने के लिए सामूहिकता पे कार्य करना चाहिए, जैसे कि विद्यालय में खेल कूद, बाल सभा, स्काउट गाइड, पर्यटन आदि के विधि के द्वारा बच्चों को सिखाना चाहिए, जिसमें सामूहिकता की भावना प्रबल होती है, नेतृत्व की भावना उसमें उजागर होगी और बच्चे जल्दी सीख पाएंगे। और अगला क्या है, अगला शिक्षा का स्वरूप क्या है कि अनुशासन, उत्तरदायित्व, आज्ञा पालन, सहानुभूति जैसे गुणों का विकास करना चाहिए। जैसे देखिए इसमें जो बच्चे जो होते हैं, जो आज्ञा पालन, अनुशासन, यानी बाल्यावस्था में बच्चों को जैसा बताया जाता है, जैसा अनुशासित किया जाता है, बच्चे वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए इस मतलब अवस्था में बच्चों को अनुशासित और उत्तरदायित्व और आज्ञा पालन इत्यादि गुणों के विकास करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। यानी बच्चों को ऐसा शिक्षा देना चाहिए जिसमें उसमें अनुशासन आ सके, उत्तरदायित्व आ सके और आज्ञा पालन की भावना उत्पन्न हो सके। यानी बाल्यावस्था में ये शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। बाल्यावस्था में ही बच्चों का आधार स्तंभ तैयार हो जाता है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वो भविष्य में उनका लाभ उठा सके। इस अवस्था में सामूहिकता की भावना होती है, संग्रह की प्रवृत्ति होती है, रचनात्मक कार्यों करने की प्रवृत्ति प्रबल पाई जाती है। तो इन्हीं प्रवृत्तियों का लाभ उठाते हुए बच्चों को ऐसा बच्चों पर ऐसे शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे बच्चों का अधिक से अधिक विकास हो सके। तो ये आज हो गया बाल्यावस्था के। तो आज हम सब क्या पढ़े कि बाल्यावस्था की विशेषता पढ़े और बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, शिक्षक के द्वारा किन किन विधियों का प्रयोग करके शिक्षक बच्चों को मतलब पढ़ाना चाहिए। तो आज और कल की क्लास मिला के मैं विकास की अवस्था है, बाल विकास की अवस्था, उसमें शैशवावस्था की चर्चा कर चुका हूं और आज बाल्यावस्था की चर्चा। तो 2 अवस्थाएं खत्म हो गई। कल हम सब करेंगे किशोरावस्था की चर्चा, यानी किशोरावस्था में क्या होता है। तो किशोरावस्था की चर्चा करेंगे कि उसकी क्या क्या विशेषता होती है और उसमें शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो आज का क्लास में यही अपने क्लास को विराम देता हूं और फिर कल एक नए क्लास में आपसे मिलता हूं। कल फिर इसी क्रम में आगे, कल सबसे पहले मैं अपना बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है वो 3रे यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर सीटेट का क्लास होगा। तो आप सब इसी तरह हमारे क्लास में बने रहें। आपको अच्छे से अच्छे मैटर मैं उपलब्ध कराने का मतलब प्रयत्न कर रहा हूँ और आपको मैं ऐसा व्यवस्थित मैटर नोट्स देने की कोशिश करूंगा कि जिससे आपको सीटेट के एग्जाम में आपको बहुत ही लाभ हो। तो इस क्लास का जो पीडीएफ है मैं आपको आपके ग्रुप पे आज सेंड कर दूंगा, जो आज क्लास लिया हूँ। कल का भी पीडीएफ आपको सेंड कर दिया था, आशा है कि आप सभी को मिल गया होगा। उस पीडीएफ को आप अपने नोट्स के रूप में अपने कॉपी में उतार लें, जिससे ये क्लास के द्वारा भी क्लास को सुन के और देख के पढ़ के आपको अच्छी तरह ये विषय वस्तु समझ में आ जाए। क्योंकि किसी चीज को देख कर सुनकर तो कुछ 10 या 5% आप सब समझ जाएंगे, लेकिन जब वो नोट्स आपको लिखित रूप में आपके समक्ष अगर रहेगा तो वो उस चीज को आप अच्छे से उसे समझ पाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं और नए क्लास में। धन्यवाद।